हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वाली क्लास चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत करूंगा आपके लिए एसएससी सीजीएल का जनरल अवेयरनेस। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस देखेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे ब्लॉगर को भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, www.bereadyforcourse.blogspot.com उसको फॉलो कर सकते हैं और मेरे जितने भी ये क्लास हैं फ्रेंड्स, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, तो चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51, प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, शिकागो स्कूल के लीडर थे। हाँ फ्रेंड्स, मिल्टन फ्रीडमैन शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अग्रणी प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने उपभोग विश्लेषण, मौद्रिक इतिहास और सिद्धांत तथा स्थिरीकरण नीति की जटिलता जैसे अत्यधिक प्रभावपूर्ण विषयों पर अनुसंधान किए थे। 1976 में उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में क्या देश के सेंट्रल बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार के लिए गुणवत्ता नियंत्रण नहीं है? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, रिजर्व अनुपात में परिवर्तन जो है ये किसके द्वारा नहीं है? बैंक द्वारा किए जाने वाले उधार के गुणवत्ता नियंत्रण में नहीं है। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, आरबीआई द्वारा चयनित उद्देश्यों के लिए गुणात्मक साख, जिसे हम लोग क्वालिटेटिव क्रेडिट बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक साख में सीमांत आवश्यकताएं, उपभोक्ता साख विनिमय, आरबीआई गाइडलाइंस, साख का सीमांकन, नैतिक प्रत्यायन और प्रत्यक्ष कार्यवाही शामिल है। मात्रात्मक साख, जिसे हम लोग क्वांटिटेटिव क्रेडिट बोलते हैं, मापकों द्वारा साख की कुल मात्रा नियंत्रित की जाती है। यानी मात्रात्मक साख द्वारा क्या की जाती है? साख की कुल मात्रा नियंत्रित की जाती है। मात्रात्मक साख मापकों में बैंक दर नीति, खुला बाजार परिचालन, नकद आरक्षी अनुपात और संविधिक तरलता अनुपात शामिल करता है। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, मुद्रा बाजार कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मनी मार्केट लघु अवधि ऋण के रूप में कमर्शियल पेपर्स, फाइनेंस बिल सिस्टम इत्यादि के द्वारा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। यह आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापारों के लिए वित्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54, यदि ह्रासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल क्या होता है? यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, घट जाता है। अगर सीमांत प्रतिफल बढ़ता है ह्रासमान पर तो कुल प्रतिफल जो है वो घट जाता है। हाँ फ्रेंड्स, यह प्रश्न ह्रासमान दर पर बढ़ते हुए सीमांत प्रतिफल की बात करता है। वास्तव में यह सिद्धांत ह्रासमान सीमांत प्रतिफल से संबंधित है। अर्थशास्त्र में ह्रासमान सीमांत फल का नियम बताता है कि यदि परिवर्तनशील कारक की बढ़ती हुई मात्रा को समय की प्रति इकाई के अनुसार अन्य कारकों की स्थिर मात्रा पर लागू किया जाता है तो सर्वप्रथम कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ समय पश्चात उत्पादन कम होने लगता है। फ्रेंड्स, रिचर्ड ए विलास ने ह्रासमान प्रतिफल का वर्णन इस प्रकार किया है कि यदि एक संसाधन या अन्य संसाधनों का उत्पादन स्थिर रहता है तो कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ समय पश्चात उत्पादन में होने वाली वृद्धि धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस प्रकार जैसे ही ह्रासमान दर पर सीमांत प्रतिफल में वृद्धि होगी, उसी प्रकार
कुल प्रतिफल में कमी होगी फ्रेंड्स। इन क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55, वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ क्या है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। ह्रासमान लागत जो है ये करेक्ट होगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, जिस प्रकार ह्रासमान प्रतिफल से तात्पर्य लागतों में वृद्धि से है, उसी प्रकार वर्धमान प्रतिफल से तात्पर्य प्रति इकाई लागतों में कमी से है। हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार वर्धमान प्रतिफल का नियम दर्शाता है कि किसी उद्योग का विस्तार होने पर सीमांत या अतिरिक्त उत्पादन की प्रति इकाई लागत में कमी आती है। जैसे जैसे वस्तुओं की अधिक से अधिक इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, प्रति इकाई लागत में तेज़ी से कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त प्रतिफल आनुपातिक रूप से काफ़ी अधिक होती है। हाँ फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं फ्रेंड्स। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल की मुख्य विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा से संबंधित है। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने के कारण मंत्रिमंडल का निर्माण करने वाले सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, उत्तरदायी सरकार, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं फ्रेंड्स। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विमान में क्या होता है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स। सहज समृद्धि होता है फ्रेंड्स। स्विट्जरलैंड में कानून बनाने की प्रक्रिया प्रत्यक्षतः प्राकृतिक रूप से वृद्धि करती है, अथवा जैसे कि वाइस ने कहा है, यह मृदा की विशिष्टता है। जैसा कि वाइस ने कहा है कि यह मृदा की विशेषता है। यहाँ संस्थान पौधों की भांति हैं, जो केवल अपनी पहाड़ी ढालों पर अपने सूर्य की छत्रकाया में विकास करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, स्रोत में अगर विश्व संसाधन को लेते हैं तो यह एक समकालीन अध्ययन के रूप में हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान पेज जो है पेज 303, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पद्धति लागू है। हाँ फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पद्धति को लागू किया गया है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं फ्रेंड्स। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स, मयूर की। हाँ फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार ने मंत्रिमंडल की मजबूत स्थिति का विश्लेषण करते हुए प्रोफेसर राम से मयूर ने डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट के रूप में इसका वर्णन किया है। हाउ ब्रिटेन इज़ गवर्नड नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि ऐसा निकाय जिसे ब्रिटिश कैबिनेट के समान अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हो, उसे सैद्धांतिक रूप से सर्वशक्तिमान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। फिर भी यह अपनी सर्वशक्तिमानता का प्रयोग करने में असमर्थ रहता है। जब जब बहुमत का आधिपत्य होता है, प्रचार द्वारा केवल योग्य तानाशाह के रूप में ही इनकी स्थिति का वर्णन किया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडलों के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा फ्रेंड्स। हाँ, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो गए। इनमें से ए हम लोग का क्या दे रहा है, ए दे रहा है स्विट्जरलैंड, और बी जो है जर्मनी, यानी यहाँ पर संघीय मंडलों द्वारा सदनों को उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स हम लोग का, संघीय अदालतों के न्यायाधीशों और सरकारी सदस्यों का चुनाव कराने के उद्देश्य से स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय सभा के रूप में संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार जर्मनी में संघीय संवैधानिक अदालत के आधे न्यायाधीशों का चुनाव प्रतिनिधि सदन द्वारा और उनके आधे न्यायाधीशों का चुनाव सीनेट द्वारा किया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, जिसे हम लोग बोलते हैं द वर्ल्ड फैक्ट बुक, CIO के द्वारा चुनाव किया जाता है फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 का ये फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं फ्रेंड्स। USA का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सीनेट की सहमति से करता है फ्रेंड्स। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। हाँ फ्रेंड्स, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है कि न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित है। अमेरिकी सीनेट द्वारा ऐसी नियुक्तियों का अनुमोदन होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति किसी को भी न्यायाधीश पद के लिए नामांकित कर सकता है, फिर भी उस व्यक्ति को सीनेट की स्वीकृति अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, अगर सीनेट की स्वीकृति हो तभी वो काम कर सकता है फ्रेंड्स। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं फ्रेंड्स। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स, स्वर्ण नगरी नाम दिया था। हाँ फ्रेंड्स, अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। जवाहर अल बहूर, जिसे हम लोग प्रसिद्ध अरबी इतिहास के लेखक के नाम से जानते हैं, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मध्यकाल में मुल्तान को हाउस ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता था। इब्न खुरवदा ने भी अपनी पुस्तक द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में सिटी ऑफ गोल्ड के रूप में मुल्तान का वर्णन किया है। यानी दो जो लेखक हैं ये मुल्तान का बुक अपने अपने किताब में वर्णन किए हैं फ्रेंड्स। यानी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा फ्रेंड्स, कविराज मार्ग ने। हाँ फ्रेंड्स, प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक नृपतुंग अमोघवर्ष प्रथम ने कविराज मार्ग अर्थात कवियों के लिए शाही मार्ग की रचना की थी। यह कन्नड़ भाषा में व्याकरण, काव्यशास्त्र और साहित्य शास्त्र पर लिखी गई आरंभिक पुस्तकों में से एक है। इसकी रचना लगभग 850 ईस्वी के आसपास की गई थी। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63, एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स, कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। हाँ फ्रेंड्स, 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। केवल एक चट्टान के पत्थरों को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसमें 34 मठ भी शामिल हैं। इस मंदिर को एलोरा की गुफाएं के नाम से भी जाना जाता है। यह द्रविड़ियन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 64, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स, थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में किया गया है। हाँ फ्रेंड्स, थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में किया गया है।
पांड्यन शासकों द्वारा 1018 और 1054 ईस्वी के दौरान थलवईपुरम नामक तांबे की प्लेट लाई गई थी। भूमि प्रणाली या बृहद लहर इत्यादि के रूप में इसका वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए राजा द्वारा ब्राह्मण को भूमि प्रदान करने का वर्णन छठी योग्यता के रूप में किया गया है। कसकुदी, प्लेटो और उत्तर मेरूर अभिलेखों का संबंध क्रमशः पल्लव और चोल राजवंशों से है। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं फ्रेंड्स। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा फ्रेंड्स, गौतमी पुत्र सतकर्णी था। हाँ फ्रेंड्स, ये सतकर्णी नहीं सतकर्णी उसका था। ठीक है फ्रेंड्स, इतिहासकारों द्वारा गौतमी पुत्र सतकर्णी 78 से लेकर 102 ईस्वी को सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक माना जाता है। उन्होंने यवनों, शाक्यों और पल्लवों को पराजित कर सातवाहन वंश के प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना की थी। उन्होंने 2 अमोघ वर्ष यज्ञों का आयोजन किया था। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66, कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन फ्रेंड्स। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स, मरुद्भिद के रूप में किया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, कैक्टस का उल्लेख मरुद्भिद के रूप में किया जाता है। कैक्टस एक मरुद्भिद पादप हैं। इसकी विशेषता है कि यह गर्म और शुष्क पर्यावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। मरुद्भिद पौधे जैसे हैं जो मरुस्थल या बर्फ से ढके हुए अल्प्स या आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं और कम पानी मिलने पर भी वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से क्या नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स, थोरियम। हाँ फ्रेंड्स, जैविक संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन है। जैविक पुनरुत्पादन या अन्य प्राकृतिक विधियों द्वारा उपयोग अवधि की तुलना में एक निश्चित समय में जैविक संसाधनों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इसके उदाहरणों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा इत्यादि शामिल किया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी इनमें से कौन सा कथन सही होगा फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा कथन सही होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स, महादेव पहाड़ियाँ मैकला पहाड़ी के पश्चिम में है। हाँ फ्रेंड्स, महादेव पहाड़ियाँ मैकला पहाड़ी के पश्चिम में, ये करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में स्थित महादेव पहाड़ियों की श्रृंखला सतपुड़ा श्रेणी के मध्यवर्ती भाग का निर्माण करती हैं। ये पहाड़ियाँ मैकल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित हैं। प्रमाण के रूप में इन्हें नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इसको मैप में देख सकते हैं इस पहाड़ी को फ्रेंड्स। इन क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा फ्रेंड्स, डेक्के टोबा मत्स्य ब्राज़ील। हाँ फ्रेंड्स, ये बाकी सब तो सही है इसका मिलान, लेकिन ये जो है सही नहीं है फ्रेंड्स, यानी इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। हाँ फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की प्रसिद्ध मछली डेक्के टोबा नामक झील में पाई जाती है। टोबा एक ज्वालामुखी झील है जो सुमात्रा द्वीप के उत्तरी भाग के मध्य में स्थित है। यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील भी है। हाँ फ्रेंड्स, ये कहाँ पर पड़ता है हम लोग का, ये इंडोनेशिया में पड़ता है, ब्राज़ील में नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, ये चौथा जो है, और ये यहाँ पर ब्राज़ील की जगह इंडोनेशिया होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन 4 करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं फ्रेंड्स।
निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स, इमारती लकड़ी। हाँ फ्रेंड्स, वन रोपण के समान इमारती लकड़ी एक नवीकरणीय संसाधन है जिसे रोपा जाता है और बाद में कागज़ बनाने के लिए काट लिया जाता है। लंबे समय से हम इमारती लकड़ी की खेती कर रहे हैं, इसलिए इसे धारणीय संसाधन भी कहते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन है। हाँ फ्रेंड्स, एंड क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं फ्रेंड्स। फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है। हाँ फ्रेंड्स, फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स, एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। हाँ फ्रेंड्स, स्त्रीधानी मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित अवयव है जो पर्णांगों और काइयों में पाया जाता है। स्त्रीधानी की ऊपरी भाग ग्रीवा कहलाता है जिसमें कोशिकाओं की 4 पंक्तियां होती हैं। इसे मध्यवर्ती ग्रीवा कोशिका भी कहते हैं। ग्रीवा कोशिकाओं का ऊपरी भाग ग्रीवा नलिका, जिसे हम लोग ग्रीवा नलिका कोशिका कहते हैं, जबकि निचला भाग अभ्यक्ष नलिका कोशिका कहलाता है। इसमें 2 केंद्रक और 1 ग्रीवा नलिका कोशिका होती है। हाँ फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा एंजियोस्पर्म्स वाहिका रहित होता है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ट्रोकोडेंड्रॉन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, ट्रोकोडेंड्रॉन फूल वाले पौधों में एक वर्ग से संबंधित है जिसकी एक प्रजाति आज भी अस्तित्व में है। यह वाहिका रहित वावृतबीजी हैं। वावृतबीजी के कम से कम 200 प्रजातियां की मुख्य विशेषता वाहिका रहित कास्ट हैं। ट्रोकोडेंड्रॉन और टेट्रासेनेटोन को छोड़कर सभी वाहिका रहित वावृतबीजी मैग्नोलिडे में पाए जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 73, शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, सीजर। हाँ फ्रेंड्स, सामान्यतः माना जाता है कि ऑपरेशन प्रक्रिया द्वारा माता ऑरेलिया ने जूलियस सीजर को जन्म दिया था। जूलियस सीजर के नाम से उत्पन्न हुआ है। शल्य प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे की डिलीवरी के लिए माता के पेट और गर्भाशय में एक या एक से अधिक चीरा लगाया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं फ्रेंड्स। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सेकेंड, चींटियों का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स। मर्मिकोलॉजी कीट विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चींटी विज्ञान, जिसे हम लोग मर्मिकोलॉजी का प्रतिपालन विलियम मार्टन विल 1865 से लेकर 1937 द्वारा किया गया था। यद्यपि चींटियों के जीवन के प्रति मानव की उत्सुकता बहुत पहले से है और इनसे संबंधित कई लोक कथाएँ भी प्रचलित हैं। हाँ फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 75, NIN जिसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान हम लोग बोलते हैं, उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स, हैदराबाद में है। हाँ फ्रेंड्स, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य जैव प्रविधि और स्थानांतरी अनुसंधान केंद्र से संबंधित राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने अनुसंधान केंद्रों में से एक है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत सबसे बड़ा केंद्र भी है।
हाँ फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें कि ये क्लास पसंद आया है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।